हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी दैट इज पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैं एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चंस पेंडिंग है वो आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 9th क्लास के 6 चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट 4 चैप्टर आपके एनसीईआरटी के तो है ही हैं। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और 5th और 6th नंबर पर हमने कौन सा रखा है? सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैट। तो मेरे बच्चे, क्लास 9th में रहते हुए ही आपको ये 6 चैप्टर एकदम डिटेल में परफेक्ट कर लेने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 6 ही करो बाकी भी करने हैं, फाइनल आपके आने वाले हैं, मतलब 1 मंथ का ही टाइम बचा हुआ है, तो बाकी चैप्टर्स भी करने हैं आपको 9th क्लास में। बट ये 6 चैप्टर ही मैं क्यों बार बार बोलता हूं डिटेल में अच्छे से परफेक्ट करो, उसका एक ही रीजन है कि क्लास 10th में इन 6 चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। क्लास 10th में अगर आप अपना मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग करना चाहते हो, आपको कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो भाई क्लास 9th के ये 6 चैप्टर आपको एकदम अच्छे से करने ही पड़ेंगे। नहीं तो भाई होगा क्या? 10th क्लास में जब आप कोई चैप्टर कर रहे होंगे ना, लाइक जो चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा, तो पहले आपको नंबर सिस्टम 9th क्लास का अच्छे से समझना ही पड़ेगा। आपको वहां पता ही नहीं रहेगा नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है ना। नंबर सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल पता नहीं आपको, रैशनलाइजिंग का नहीं पता आपको, इरेशनल नंबर का नहीं पता, तो भाई 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आप उसी में फंस जाओगे। तो मैं नहीं चाहता यार 10th क्लास में आप किसी भी फ्रस्ट्रेशन में फंसो, जहां आपको हर तरफ से डांट पड़ रही हो कि आपका अच्छे से क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा, 10th क्लास के यूनिट टेस्ट क्यों नहीं अच्छे से हो रहे, आपके क्लास टेस्ट में परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। ऐसा आपने नहीं होने देना है। 10th क्लास में आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये 6 चैप्टर एकदम परफेक्ट कर लेने, और मैं आपको यहां पर ये करवा रहा हूं। पॉलिनोमियल का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। आई होप आपने पॉलिनोमियल के जितने भी मैंने लेक्चर्स आपको दिए आपने अच्छे से उनको परफेक्ट कर लिया होगा, जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आपने परफेक्ट कर लिया होगा। अभी मैं एक ब्रीफ वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट हर इन 6 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूं कि उन कॉन्सेप्ट को आपने बार बार रिवाइज करना है, इन 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाकी क्वेश्चंस तो यार अनलिमिटेड होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल को लेकर ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इसके अंदर जो पॉलिनोमियल में जो मेन कॉन्सेप्ट है जो 10th क्लास से रिलेट करेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ क्लास 10th, जिसमें पॉलिनोमियल 9th में ही आप सीख लेते हो, 8th में भी आप पढ़ते हो उसको। ठीक है, वो आपने जरूर करना है। फिर पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, फिर क्यूबिक, मतलब बहुत सारे ऐसे हर एक चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखने हैं, वो आपको करने हैं, मैं आपको करवा रहा हूं। तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इन 6 चैप्टर का कंबाइन, कि आपको इनके अंदर क्या क्या ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, जिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये 6 चैप्टर में आपको करवा दूंगा। 1 मंथ का टाइम है आपके पास फाइनल एग्जाम के लिए, उससे पहले ही बड़े आराम से ही हमारे 6 चैप्टर हो जाएंगे। पॉलिनोमियल थोड़ा सा लेंथी है, मैंने इसको टाइम लगाया है, बट बाकी चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत जल्दी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो देखें आज हम एक्सरसाइज 2.5 के पेंडिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इस पॉलिनोमियल को पैक करेंगे। मेरे बच्चे, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको करवा दिया था, ये हमारा 12th क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट। हमें यहां पर एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ है, ये आइडेंटिटी समझ लो या कोई इक्वेशन समझ लो, हमें इसको वेरीफाई करना है। तो पहले वेरीफाई का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वेरीफाई का मतलब आप इस एक्स वाई जेड की जगह कोई भी रियल नंबर लेके इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई एंड प्रूव दैट, ये दो बातें। प्रूव दैट एक अलग चीज है, वेरिफिकेशन अलग चीज होती है। प्रूव दैट में आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके दूसरी साइड को बनाना है। अगर आप लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो राइट साइड आपको बनानी पड़ती है, अगर आप राइट साइड ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड बनानी पड़ती है। कहां? जब आपको प्रूव दैट लिखा हो। वेरीफाई का मतलब हो गया कि आप इसमें कोई भी नंबर लेकर इसको वेरीफाई करो, क्या ये दोनों साइड्स हमारी बैलेंस है या इक्वल हैं या नहीं। तो इसको आप वेरीफाई करें कोई भी रियल नंबर लेकर। जैसे मानो आपने लेफ्ट साइड ले ली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आप इसमें कोई भी 3 नंबर पुट करो। मैंने ले लिया 1 2 3। अब यही 3 नंबर आपको राइट साइड में भी लेने हैं,
और देखना है दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो मानो आपने वेरीफाई कर दिया इस फॉर्मूले को। एक ऑप्शन इसके पास ये है, अगर आप प्रूव दैट के जैसे समझते हैं इस क्वेश्चन को तो आप प्रूव दैट भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? आपने इसका लेना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करो राइट हैंड साइड को, तो आपका लेफ्ट साइड बन जाएगा। ठीक है, प्रूव दैट जैसे भी आप इसको कर सकते हो। तो वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ वेरीफाई ही कर रहा हूँ। मैंने लेफ्ट साइड ले ली जिसमें मैंने 1 2 3 पुट कर रहा हूँ एक्स वाई जेड की जगह। देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, z की जगह 3 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 1 2 का क्यूब 8, 3 का आ गया 27, ये बन गया आपका 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। इसको करें सिंप्लीफाई बचे। ओके, 1 एंड 8 9, 27 माइनस 18, सो 9 एंड 27 इट इज़ 36 माइनस 18 इट इज़ 18। तो हमारी लेफ्ट साइड 18 आ गई। अब आप राइट साइड में यही नंबर पुट करके देखो। तो राइट हैंड साइड आपने लिख लेना है, मैं सीधा नंबर पुट कर रहा हूँ। देखो एक्स वाई जेड की जगह मैंने 1 2 डाल दिया ब्रैकेट, यहाँ था हमारा x माइनस वाई यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर था y माइनस जेड यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी z माइनस एक्स यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। करें सिंप्लीफाई बच्चे इसको। 3 एंड 2 5 एंड 1 6, ये हो गया 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, 2 का 1 का स्क्वायर इज़ 1, देन 2 ये माइनस 1 इसका स्क्वायर फिर 1, ये 2 2 का स्क्वायर इज़ 4। सिंप्लीफाई करें, 1/2 इंटू 6, ये बन गया 4 एंड 1 5, ये भी 6 आ गया। सर ये कैंसिल किया 3, सर 6 3 ज़ा 18। लो भाई, अब बताओ आई लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल? सर बिल्कुल आ गई। तो हैंस वेरीफाइड, नंबर लेके यू कैन वेरीफाई। लेकिन अगर आपको इसको प्रूव दैट जैसे करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप राइट साइड लें। तो राइट साइड क्या था? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके ये अदर ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं इसको। आपने इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में इसका होल स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली टर्म हमने पहले लिख ली। उसके बाद हमने देखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो 2 2 टाइम आ रहा है, तो इन सब के साथ हमने 2 कॉमन लेते हुए ऐसे फैक्टर बना लिया। फिर उसके बाद बाकी सबके साथ भी 2 लगा हुआ है, 2 2 2 सबके साथ 2 लगा हुआ है, तो वो 2 भी आप कॉमन ले सकते हैं। चलो मैं बाहर ही रख लेता हूँ 2, यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं, ये 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बन गया। तो ये 2 कॉमन हो गया। तो आप नोटिस कर रहे हैं 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास फर्स्ट फैक्टर आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब आपने आइडेंटिटी कर रखी है, ठीक है, कि ये पूरा जो फैक्टर 2 दिख रहे हैं ये किसके इक्वल होता है। ये एक आइडेंटिटी है 9th क्लास में जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है लास्ट वाली, वो यही है। ये किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, दैट्स ऑल। तो ये भैया लेफ्ट साइड आ गई, यानी राइट साइड को सिंप्लीफाई किया, जो रिजल्ट आया वो एक आइडेंटिटी ही थी, तो उसका रिजल्ट ही हमें लेफ्ट साइड दिया हुआ था, दैट्स ऑल। ऐसा भी आप इसको कर सकते हो। आई होप द क्वेश्चन नंबर 12 इज क्लियर। दोनों तरीके से आपको करके बता दिया मैंने, 2 तरीके बताए। एक नंबर लेके आप पुट करो, वेरीफाई भी हमेशा करना है, बट जहां प्रूव दैट लिखा हो ना वहां नंबर मत पुट करना, वो गलत होता है, ठीक है। वेरीफाई में आप नंबर पुट कर सकते हो। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें अभी जो आपने आइडेंटिटी देखी वही इसमें अप्लाई हो रही है। इसमें हमें कंडीशन दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये 0 है, तो हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है। अब ये शो दैट में वेरीफाई मत कर देना कि 1 2 3 पुट कर दो, नो, इसमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको जो अभी आइडेंटिटी मैंने वेरीफाई करके दिखाई वही आपको यूज़ करनी है। तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट, आइडेंटिटी के बारे में जो आपको पता है क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसका जो आइडेंटिटी है वो क्या है? अभी अभी आपने देखा 2 फैक्टर होते हैं, x प्लस
वाई प्लस जेड, एक फैक्टर, दूसरा बड़ा वाला एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसी को अप्लाई करके आपने प्रूव कर लेना। अब इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन इंफॉर्मेशन है कि जो एक्स वाई और जेड है इसका जो सम है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो जब हमें ये सम जीरो के इक्वल दिया हुआ है तो राइट साइड में देखें ये फैक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस आप लिखो कि ये सम जीरो के इक्वल है। तो आप देयरफॉर लिखते हुए आप पूरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को जीरो के इक्वल ले सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे जीरो डालोगे तो पूरी टर्म जीरो ही हो जाएगी, राइट साइड पूरी जीरो हो गई। और उसके बाद जो 3xyz है इसको आप राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हैंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल, बस इतना छोटा सा, इसमें नंबर मत पुट करना, ये आइडेंटिटी यूज करके आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े। अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलत करते हैं कई बार, वो क्या करते हैं, ऊपर ध्यान से नहीं पढ़ते क्या लिखा है, नीचे लिखा है ये -12 का क्यूब, 7 का क्यूब और 5 का क्यूब, इसका वैल्यू निकालो। तो वो करना स्टार्ट कर देते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 12, 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा। अरे आंसर तो ठीक आ जाएगा, बट वो गलत अप्रोच है। अप्रोच इन द सेंस वैसा कुछ पूछा ही नहीं कि डायरेक्ट आप इसको क्यूब्स ओपन करो, उसने बोला है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनके क्यूब्स ओपन आपको नहीं करने, बिना क्यूब ओपन किए आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसमें भी आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 13 में अप्लाई की। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप x मान लो -12, y को रख लो 7 और z को रख लो आप 5। तो आप इनको प्लस करके देखो, x प्लस वाई प्लस जेड को, यानी -12, 7 और 5 को प्लस करके देखो तो आपको जीरो मिलेगा। यानी अभी अभी आपने जो 13 क्वेश्चन में सीखा वही चीज़ यहाँ पे बन गई कि ये इन तीनों का सम जीरो के इक्वल है। जब इन तीनों का सम जीरो के इक्वल है तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इन तीनों का सम जीरो के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल होता है। तो यहाँ क्यूब ओपन करने की जरूरत नहीं, हमने फिर से ये आइडेंटिटी यूज कर लेनी। तो मेरे बच्चे बस आपको इतना सा ही यहाँ पर ध्यान रखना है, जिनके क्यूब्स दे रखे हैं आप इनको एक्स वाई जेड लेट कर लो और इनको प्लस करके देखो। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो 100% ये श्योर है कि इनका सम जीरो ही होगा। तो आपने इनका सम किया, अगर ये जीरो आ रहा है तो आप डायरेक्ट ये 3xyz के इक्वल ले सकते हैं इसको, ओके। अगर सम जीरो नहीं आ रहा तो भैया फिर पूरा आइडेंटिटी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब पूछा हो तो आइडेंटिटी पूरा ही लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये सम जीरो आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई हमारी, बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 3xyz। मतलब जैसे ही आपको पता चल गया यार एक्स वाई जेड तीनों का सम जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों का जो क्यूब है वो इसके इक्वल होता है, सम ऑफ क्यूब्स इक्वल टू 3xyz होता है। बस आपको यहाँ पर वैल्यूज डाल देनी है। एक्स क्या था, -12 का क्यूब, वाई क्या था 7 और जेड क्या था 5। यानी अब इन तीनों का क्यूब का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 3xyz, यानी 3 टाइम दिस -12, 7 एंड 5। बस इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 36, 7 5 35। आई होप यार आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्यूब करके वही आएगा और विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब भी यही आएगा, बट करना आपको ऐसे ही है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया विदाउट एक्चुअली। और क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सिमिलर है। सेकंड पार्ट में भी आप देख सकते हैं जो नंबर दिए गए हैं आप इनको x, y और z लेट कर लो। x आपका 28, y आपका -15 और z आपका -13। जल्दी से आप इनको प्लस करो। जैसे आप इनको प्लस करोगे तो आप देखोगे यार ये सम जीरो आ रहा है। जैसे पता चला सम जीरो आ रहा है तो इनका जो क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ क्यूब्स इक्वल टू 3xyz। इट मीन्स 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। आई होप आप इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट्स ऑल, इतना छोटा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है।
तो दिस वाज 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें बच्चे मेनली आपको यार ये जो दे रखा है ना, ये इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपको, जो ऑलरेडी मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब सिखाया था बस वैसे ही आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बना लेने दो। क्वेश्चन में पूछा क्या वो आप समझ लो ध्यान से। कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रही है ना, ये जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये बेसिकली कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है उसका ये एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपको इस एक्सप्रेशन को 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 जो गिवन है, इस एक्सप्रेशन को लेंथ इंटू ब्रेड्थ की फॉर्म में लिखना है। मतलब यहां से आपको दो फैक्टर मल्टीप्लाई में दिखाने हैं। पॉसिबल एक्सप्रेशन, क्या वो दो फैक्टर हैं जो और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आप करके देखो। बट यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए इसमें दो ही, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दो ही फैक्टर मतलब इसके बनेंगे, एक लेंथ बन जाएगी और एक ब्रेड्थ बन जाएगी। तो इन शॉर्ट आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बना लेना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल बताइए मुझे। तो मिडिल टर्म में आपको मैंने क्या बताया कि आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। जैसे मिडिल टर्म में -35, इसको आपने ब्रेक करना है इन टू टर्म्स। अब वो जो दोनों टर्म्स होंगी उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब ये डिटेल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट जो बना रखी है उसमें देखो मैंने 15 क्वेश्चंस करवाए एकदम डिटेल में, टफ से टफ, इजी से इजी सब करवा रखा है, तो उधर आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो अभी हम ढूंढते हैं, तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं हमें क्या चाहिए। 25 और 12, ये 25 और 12 इनका जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे को चाहिए, जो मैं इसको ब्रेक करूंगा। तो मल्टीप्लाई करें, 12 5 जा 66 कैरी, 12 2 जा 24, तो हमें चाहिए यहां पर 300। यानी 35 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि दो टर्म्स जो मेरे को मिले उनका प्रोडक्ट हमारा 300 होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो ये है -35 मिडिल टर्म, तो यानी दोनों टर्म मुझे माइनस की रखनी पड़ेंगी। तो लेट अस सपोज मैं एक टर्म रखता हूं -30 और दूसरा रखता हूं -5। देखो दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, -35 वापिस आ रहा है, लेकिन मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूं क्या मेरे को 300 मिल रहा है। लेट्स सी, माइनस माइनस चलो प्लस तो हो गया, सर ये 0 आ गया, सर 5 3 जा 15, नहीं ये तो 150 आ रहा है, मेरे को तो 300 चाहिए। इसका मतलब ये दो वो टर्म्स नहीं हैं जिनमें मेरे को -35 को ब्रेक करना है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है कि यार कैसे -35 को ब्रेक करें कि मैं 300 तक पहुंच पाऊँ, यानी प्रोडक्ट मेरा 300 आए। तो ऐसा करते हैं, ये जो -35 है इसको मैं -25 कर देता हूँ, यानी 5 इसमें मैंने बढ़ा दिए, तो इसको भी कर देते हैं -10। अब मैं देखता हूँ, अब देखो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा -250 आ रहा है, अभी भी मैं 300 तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। अब देखो, लेकिन मैं पास पहुंच रहा हूं, 250 तक पहुंच गया हूं। तो ऐसे ही बात चेक करना है, थोड़ा और बढ़ाइए। यहां पर हम ऐसा करते हैं, -20 कर देते हैं, समझना है इसको, -20, 5 और मैंने चेंज कर दिया। यहां पर भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ये माइनस, फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी हमारा 15 2 जा, अरे आ गया 15 2 जा 30 आ गया। बस ऐसे ही चेक करो, मतलब 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद आपको वो दो नंबर मिल जाएंगे। बट ध्यान रखना होता है कि -35 तो मेंटेन ही रहे ना, बाकी तरीके और भी है फैक्टर्स बना के, बट हमने यहाँ आराम से ब्रेक कर लिया। तो ये आ गया आपका -20a -15a प्लस 12, आई मीन 25 और 20 में 5 कॉमन है, विद ए यहाँ पे भी आपका 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो जो फैक्टर आपका यहाँ रहता है वो भी यहाँ रहेगा लास्ट में, और यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पे 3, तो आपका आ गया 5a -4 एंड 5a -3। तो भाई आपका जो एरिया गिवन था उसको हमने दो फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पर आप बोल सकते हैं उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो क्या होगी जो हमें पूछा गया था, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो 5a -3 को आप लेंथ ले सकते हैं और 5a -4 को आप ब्रेड्थ ले सकते हैं, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? बस ऐसे ही करना है यार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है आपको। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना आपको, ठीक।
अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही है। वहां पर एरिया की बात हो रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम किसका है? क्यूबाइड का। अब एक छोटा सा फॉर्मूला तो आपको आता ही है यार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इसके आपने 3 फैक्टर्स बनाने हैं, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट बन जाएगी। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो आपका एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसमें आपका 3 कॉमन है, एक x कॉमन है। 3x कॉमन, यहाँ पीछे बच रहा है हमारा एक x, और यहाँ से 3x ले लिया तो 4 बच रहा है। अरे ये तो हो ही गया, 1 2 और 3, 3 फैक्टर बन गए। एक को आप लेंथ बोल दो, एक को आपको विड्थ बोल दो, और एक आपको हाइट बोल दो, बस इतना सिंपल है ये। सेकेंड पार्ट अच्छा है, इसमें फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करना पड़ेगा। देखिए जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, सबसे पहले तो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? यस, मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है, नंबर्स में 4 कॉमन है। साथ में और ध्यान से देखेंगे तो के भी कॉमन है, के भी आ गया बाहर। तो 4k कॉमन, यहाँ पर क्या बच रहा है? 3k बाहर हो चुका है, y 3y विद स्क्वेयर। 8 में से 4 चला गया, यहाँ पे 2 बचा, प्लस 2 और k भी चला गया, यहाँ y बचा। यहाँ से 20 था, 4 चला गया, 5 बचा, k बाहर हो गया। तो 4k हमने पहले बाहर ले लिया, और यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच गया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ओके डियर, जो कि बड़े आसानी से ब्रेक हो रहा है। प्रोडक्ट चाहिए -15, मिडल में 2 है, 2 को ब्रेक करना है, 5 और 3 में ब्रेक हो गया। तो इट इज 5y माइनस 3y, 5 में से 3 गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, दैट्स ऑल। नाउ यू कैन फैक्टराइज। 3y कॉमन, पीछे बचा y, 3 थोड़े ना कॉमन है, 3 तो नहीं आएगा, y कॉमन। तो इट इज y कॉमन 3y प्लस 5, तो यहाँ भी फैक्टर आएगा 3y प्लस 5, यहाँ पे आ गया -1। तो आपके पास आ गया 4k 3y प्लस 5 एंड y -1। तो भाई ये आपके बन गए फैक्टर्स। 4k को आप लेंथ ले लो, इसको विड्थ ले लो, इसको हाइट ले लो। आई होप दिस यू कैन राइट, ठीक है बेटा। तो ये थे बच्चे आज के पेंडिंग वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 के। पॉलिनोमियल को यही पैक करते हैं। मैं फिर बताता हूँ, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रैक्टिस बार बार कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।